क्या सच में इंडिया एक सिक नेशन है? हिंदुस्तान में इस समय देयर इज अ मेटाबॉलिक एपिडेमिक गोइंग ऑन। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है वो एक क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम है। इंडिया इस समय डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इस समय हिंदुस्तान में 27% डेथ्स कॉज करता है। हिंदुस्तान में इस समय ओबेसिटी का प्रिवेलेंस रफली 40% के आसपास है। रिसर्च ये बताती है कि 2050 तक हिंदुस्तान में 450 मिलियन ओबीस लोग होंगे। देयर इज़ अ रिसर्च जो भी रिसेंटली पब्लिश हुई थी जिसने बताया कि 1 in 3 पीपल इन इंडिया हैव सम फॉर्म ऑफ फैटी लिवर, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेन में हो गया या PCOS वुमेन में हो गया। दिस इज़ ऑल्सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आपकी हेल्थ पे। अगर मैं डेटा की बात करूं तो मेरे सामने जो डेटा हैं इंडिया के वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। ओबेसिटी में हर 3 में से एक एडल्ट जो है वो ओबेसिटी से जूझ रहा है। कैंसर की बात करें तो हम कैंसर कैपिटल कहे जा रहे हैं। डायबिटीज़ और ऐसी बीमारियों की अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो सब में इंडिया का बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, हम इसे मान ही नहीं रहे हैं कि हम बीमार हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे करण सरीन्स के साथ। करण जी मेटाबॉलिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हेल्थ कोच हैं और इन्होंने किताब लिखी है, वाइजर पब्लिकेशन से आई है, सिक नेशन, इनसाइड इंडियाज लाइफस्टाइल डिजीज एपिडेमिक एंड हाउ टू फिक्स इट। जो लास्ट लाइन है, हाउ टू फिक्स इट, हम उस पर भी बात करेंगे। और इन चीज़ों पर बात करते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको डराएं नहीं, बल्कि हम आपको सल्यूशन की तरफ ले जाएं कि अगर आप इस तरीके की किसी बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं या आप बीमार हैं तो कैसे हम उनके समाधान कर सकते हैं, कैसे हम उनके सल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो करण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट में। और हम बात इस पे भी शुरू कर सकते हैं कि इसका नाम कैसे रखा गया, सिक नेशन। अपने आप में एक अलार्म कर देता है आपको। जब मेरे हाथ में किताब आई तो मैंने जब इसके टाइटल को देखा तो मुझे लगा अरे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि हम मान ही नहीं रहे हैं कि हम बीमार हैं। एक समय तक इंडिया भूखा राष्ट्र माना जा रहा था, आज हम बीमार हो रहे हैं। तो क्या सच में इंडिया एक सिक नेशन है और आप भारत को सिक नेशन क्यों बुला रहे हैं? मेरा ये टाइटल रखने का मकसद ये है कि मैं लोगों को, जैसे आपने बोला कि आपने देखा, आपको लगा कि ये टाइटल क्या है, और मैं लोगों को अवेयर करना चाह रहा हूँ दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हिंदुस्तान में इस समय देयर इज़ अ मेटाबॉलिक एपिडेमिक गोइंग ऑन, एंड ये एपिडेमिक अगले कुछ सालों में बेहतर नहीं होने वाला है। ये वर्स ही होने वाला है अगर कुछ इंटरवेंशन नहीं हुआ तो इसीलिए इस किताब का नाम मैंने सिक नेशन रखा है। जब हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है वो एक क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम है। इस क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम में आपका डायबिटीज़ आता है। इंडिया इस समय डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इंडिया में 101 मिलियन डायग्नोस्ड डायबिटिक्स है, 136 मिलियन प्री डायबिटिक्स है कि डायग्नोस्ड है। इस किताब में मैंने एक स्टडी का इस्तेमाल किया है। उस स्टडी ने यह पहचाना था कि 57% ऑफ लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ है। तो आप ये सोचिए कि अभी अनडायग्नोस्ड कितने हैं। तो हम ऑलरेडी डायबिटिक कैपिटल दुनिया की हैं। फिर आता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ विच इज़ ऑल्सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इस समय हिंदुस्तान में 27% डेथ्स कॉज करता है। 27% ऑफ ऑल डेथ्स आर कॉज्ड बाय कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीजेस, लाइक हार्ट अटैक comes under the CVD? एब्सोल्युटली। उसके बाद ओबेसिटी की बात अगर करें, विच इज़ अगेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हिंदुस्तान में इस समय ओबेसिटी का प्रिवेलेंस रफली 40% के आसपास है। रिसर्च ये बताती है कि 2050 तक हिंदुस्तान में 450 मिलियन ओबीस लोग होंगे अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो। ओबेसिटी से रिलेटेड फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ रिसर्च जो भी रिसेंटली पब्लिश हुई थी जिसने बताया कि 1 in 3 पीपल इन इंडिया हैव सम फॉर्म ऑफ फैटी लिवर। NFHS की है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। एब्सोल्युटली। और आपको ये जान के शायद हैरानी होगी कि जो फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेन में हो गया या PCOS वुमेन में हो गया, दिस इज़ ऑल्सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो लाइक इफ यू हैव टू एक्सप्लेन कि भाई ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है, तो क्या क्या है ये?
आसान भाषा में देखिए, अगर जैसे हम मैंने समझना किताब चाहें। के टाइटल में लिखा, इट्स अ लाइफस्टाइल ड्रिवन डिसऑर्डर। ये जो है, ये आपकी 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 लाइफस्टाइल जो है, इसमें बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करती है। ऑफ कोर्स इसमें जेनेटिक्स का रोल भी रहता है, जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बट लार्जली ये एक लाइफस्टाइल ड्रिवन डिसऑर्डर्स होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए बना है, वो डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए नहीं बना है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम, और उसके काफ़ी कारण हैं जिसमें हम जा सकते हैं बाद में, लेकिन अगर हम खुद प्रोएक्टिवली अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मेटाबॉलिक एपिडेमिक अगले कुछ सालों में या डेकेड्स में वर्स ही होने वाला है। जैसे आप जब ये बता रहे हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है जिसको लेकर के बहुत सारे लोग आज कंटेंट भी बना रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक हो भी रहे हैं। लोग जिम नॉर्मलाइज हो रहा है धीरे धीरे। पहले जिम को लेकर के ऐसा था कि नहीं, वहाँ तो नहीं जाना चाहिए, आप पाउडर खाओगे, ये है वो है। लेकिन अभी ये अवेयरनेस भी आ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बीमारियाँ भी आ रही हैं और उसी रेट से आ रही हैं, है ना। कि पहले ओबेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, आज के टाइम पे आप देखिए तो बच्चों तक में आप देखेंगे तो आपको ओबीस दिख जाएंगे। तो लाइफस्टाइल को अगर हम ऐसे समझें कि आसान भाषा में और आसान तरीके से, बिकॉज हर आदमी आज के टाइम पे बहुत उलझनों में लगा हुआ है, जो ऑफिस जा रहा है वो 10 से 5 में फंसा हुआ है, तो क्या ऐसे चेंजेस हैं, ईजी चेंजेस, जो हम अपनी लाइफस्टाइल में करें तो हम अपने आप से बीमारियों को दूर रख सकते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट काफ़ी चीज़ें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हैं। अब जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, आप उसका कुछ हद तक ही कुछ कर सकते हैं। आप अपने घर में एयर प्योरीफायर लगवा लेंगे, बट उसके अलावा आप लार्जली तो कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, राइट। तो मेरा बहुत सिंपल प्रिंसिपल है जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, उसको मैं बिग रॉक प्रिंसिपल के नाम से बोलता हूँ। अच्छा। ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने इंस्पिरेशन ली है टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से, जिसको बोलते हैं बिग रॉक प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ओके। इसमें आप ये विजुअलाइज करिए कि आपके सामने एक ग्लास जार पड़ा हुआ है और आपके पास कुछ बड़े रॉक्स, पत्थर है, कुछ छोटे रॉक्स हैं और सैंड है। ठीक है। आपको ये सब इस ग्लास जार में प्लेस करना है। जो बड़े पत्थर हैं वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके। जो छोटे पत्थर है वो कम इंपॉर्टेंट टास्क है, और जो सैंड है वो सब मिसलेनियस चीज़ें हैं। अब आपको इसको इस ग्लास जार में प्लेस करना है, तो उसके करने के दो तरीके हैं। या तो आप सैंड और छोटे पत्थर पहले डाल दीजिए, अगर आप वो करेंगे तो उसके बाद आपके पास वो बड़े पत्थर रखने की जगह नहीं बचेगी और आपके इंपॉर्टेंट टास्क रह जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा तरीका ये है कि आप बड़े पत्थरों को पहले रखिए और सैंड उसके नेचुरली उसके आसपास आके सेटल हो जाएगी, राइट। तो मैंने इससे इंस्पिरेशन लेके मैंने अपनी किताब में मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पूरा प्रोटोकॉल बताया है, विच इज़ बेस्ड ऑन दिस बिग रॉक प्रिंसिपल। मैंने इसमें 3 बिग रॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं जो कि आपको 80% ऑफ द बेनिफिट देंगे। एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स, जैसे कि टॉक्सिन्स हो गए, पोल्यूशन हो गया, ये सब भी कंट्रीब्यूट करता है, बट वो सैंड है। बट वो सैंड है। आप पहले इन तीनों को ठीक करिए, उसके बाद आप छोटे पत्थर और सैंड पे डालिए। ये 3 बिग रॉक्स जो है, पहला है न्यूट्रिशन, विच इज़ द फूड दैट वी ईट, ठीक है। दूसरा है एक्टिविटी या एक्सरसाइज, और तीसरा है आपका स्ट्रेस और स्लीप। ये तीनों मैंने एज अ बिग रॉक क्यों चूज़ करे, इसके पीछे रीज़न है। एक तो फ्रीक्वेंसी का रीज़न है। एवरेज आदमी दिन में 3 से 6 बारी खाता है। ऑलमोस्ट हर इंसान रोज़ रात को सोता है, और एक्टिविटी तो हम ऑलमोस्ट सारा टाइम करते ही रहते हैं। बैठे हुए हैं तो भी हम फिजिटिंग करते हैं या चलते हैं या कुछ, तो एक्टिविटी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इन तीनों चीज़ों की सबसे ज़्यादा है। और इन तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी जो अंडरलाइनिंग डिस्फंक्शन जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है, उसके ऊपर सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट है इन तीनों चीज़ों का। तो अगर आप इन 3 बिग रॉक्स का ध्यान रख लेंगे तो बाकी चीज़ें नेचुरली इसके अराउंड फिट होनी चालू हो जाएंगी। इस बुक में सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट और बहुत प्रोमिनेंटली आप बात करते हैं वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि भाई ये है क्या आखिर, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या बला है, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे है कि आप लगभग हर चीज़ को समझाते हुए इसकी बात करते ये हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इससे पहले मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस समझाऊं,
लेट मी टेल यू, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ऑडियंस को इस पॉइंट पे लगे कि मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। एग्जैक्टली Just मुझे so- भी यही लगा था। जस्ट सो यू नो, वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च, आई हैव इंक्लूडेड दिस इन द बुक ऑल्सो, आपको किताब में ये रिसर्च मिलेगी। इंडिया में एज पर दिस रिसर्च 1 in 3 एडल्ट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो अगर आप ये शो देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं है, स्टेटिस्टिक्स आपके अगेंस्ट हैं, देयर इज अ प्रेटी गुड चांस कि Check करवा आप लीजिए। इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकते हैं। एक्चुअली लोगों को ये भी नहीं पता कि चेक कैसे करना है, हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। बट इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है जिनको होती है, 90% लोगों को यही रिसर्च बताती है कि 90% लोगों को पता ही नहीं कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आपने पूछा ऐसा क्यों? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एसिम्प्टोमेटिक होती है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब स्टार्टिंग की फेज़ में, एंड बाय द वे स्टार्टिंग की फेज़ छोटी नहीं है, ये 5 से 10 साल की फेज़ है। अच्छा। इतना प्रोग्रेशन है इसका। 5 से 10 साल ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसके कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखते, इस वजह से ये पता ही नहीं चल लगता। रहा है। हाँ। ऐसा नहीं कि सिम्टम्स नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी क्रैश होगा आपको लंच करने के बाद, या लेथार्जी होगी, बट हम वो ऐसे तो सिम्टम्स counted हैं ही कि नहीं है, हाँ, ये वो होता ऐसे ही सिम्टम्स है। हैं कि आप उसको किसी और चीज़ के लिए मिस्टेक कर सकते हो, राइट? तो पहला रीज़न तो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक है। दूसरा रीज़न ये है कि इसका प्रोग्रेशन बहुत स्लो है। ये 10 से 15 साल का इसका प्रोग्रेशन है, उसके बाद जाके आपको पहला मेन सिम्टम इसका दिखेगा। तो बिकॉज प्रोग्रेशन इतना स्लो है तो ये अनडायग्नोस्ड रह जाती है। और तीसरा रीज़न ये है कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, जैसे मैंने पहले बोला, वो डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए बना है, डिज़ीज़ को प्रोएक्टिवली प्रिवेंट करने के लिए नहीं बना है। आपके जो एनुअल चेकअप्स होते हैं या आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जो आपको मार्कर्स चेक करने को, ब्लड शुगर जो मार्कर्स चेक करने को बोलते हैं, और बहुत कॉमनली आपको वो ब्लड शुगर बोलेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c। ये 2 ऐसे मार्कर्स हैं जिनको हम लेट स्टेज मार्कर्स बोलते हैं। ये शुरुआत के 10 से 15 साल जब डिसफंक्शन चल रहा है, ये दोनों नॉर्मल ही आएंगे। अच्छा, तो मतलब जो हम चेकअप भी करा ले रहे हैं उससे भी हमें पता नहीं चल पा रहा है। हम गलत चीज़ चेक कर रहे हैं। ये फ्लॉ है हमारे मेडिकल सिस्टम में। वी आर ऑब्सेस्ड विद ग्लूकोज। इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है कि ऐसा क्यों है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ। हम लोग ऑब्सेस्ड हैं मार्कर्स जो डिजीज़ के होने का बताते हैं, हम उन मार्कर्स को टेस्ट नहीं करते जो कि उनको प्रिवेंट करते हैं। वो मार्कर्स क्या है, वी कैन डिस्कस दैट लेटर। सो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस लार्जली अनडायग्नोस्ड रह जाता है। ठीक है। एंड डॉक्यूमेंटेड रिसर्च सेज कि 1 in 3 एडल्ट हैज़ इट। तो देयर इज़ अ प्रीटी गुड चांस कि अगर आप ये देख रहे हैं तो ऑड्स आप स्टैटिस्टिकली ऑड्स आपके अगेंस्ट हैं। पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। फिर आपने मेरे से पूछा इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है? होता क्या है? हाँ। देखिए, इससे पहले हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें, हम इंसुलिन पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को ये गलत फहमी है इंसुलिन एक दवाई है जो डायबिटिक्स लेते हैं, जो कि सच है, काफ़ी हद तक सच है। बट इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियास बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। पैनक्रिया आपका ऑर्गन है जो आपके स्टमक के पीछे टक्ड इन है, वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो इट इज़ अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। नाउ वाई इट इज़ प्रोड्यूस्ड, वो भी उसके पीछे भी बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी रीज़न है। हमारी बॉडी जो है, हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मली ग्लूकोज रन कर रहा होता है, और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है इस ब्लड शुगर को एक नैरो रेंज में रखने के लिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो काफ़ी टॉक्सिक होता है। ओके। और अगर वो काफ़ी कम भी हो जाए तो भी वो बहुत हानिकारक होता है। आपको सीजर आ सकता है, आप कोमा में जा सकते हो। तो हाई ब्लड शुगर एंड लो ब्लड शुगर दोनों प्रॉब्लमैटिक है। हमारी बॉडी डिज़ाइन इसी तरीके से नेचर ने करी है दैट इट मेंटेन्स अ वेरी फाइन बैलेंस ऑफ अ ब्लड शुगर इन अ वेरी नैरो रेंज। ठीक है, नाउ ब्लड शुगर बढ़ता कैसे है? ब्लड शुगर तब बढ़ता है जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। ठीक है, रोटी, चावल, ब्रेड, शुगर, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं सबका नाम लूँगा तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे हम। एक सिंपल तरीका आपको मैं इसका पहचानने का बता सकता हूँ। अगर वो चीज़ धरती उगाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। ओके। फ्रूट्स भी कार्बोहाइड्रेट है, वेजिटेबल्स भी कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे एक जैसे हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर उसको धरती उगाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल। ठीक है, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है
मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारी बॉडी बहुत बहुत ट्राई करती है ग्लूकोज को एक सर्टेन नैरो रेंज में रखने के लिए, और उसको कंट्रोल करने का सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ये बना है कि हमारे पैनक्रियास डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है और वो इंसुलिन रिलीज करते हैं ब्लड शुगर को नीचे लाने के लिए। अच्छा, इंसुलिन ये कैसे करती है? इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन जो है वो आपके बॉडी के टिश्यूज़ के पास जाएगी। फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू के पास गई, स्केलेटल मसल के पास, या आपके फैट सेल्स के पास गई। वो आपके फैट सेल पे जाके, और मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ ताकि हर कोई समझ पाए। मुझे समझ आ रहा है। मैं साइंटिफिकली नहीं समझाना चाह रहा ताकि हर कोई समझ पाए। ये आपके सेल्स के पास जाके उनका दरवाज़ा नॉक करेगी, उनको बोलेगी कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस मेरी ब्लड में हमारे रन कर रहा है, इसको ठिकाने लगाना है, तो आप प्लीज़ अपनी सेल्स का दरवाज़ा खोलो। मसल को बोलेगी, फैट सेल को बोलेगी, ताकि हम इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करो आप। ठीक है, ये इंसुलिन का रोल है। ये टिश्यू क्या करते हैं? ये दरवाज़ा खोलते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ तो ये उसको इमीडिएटली एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर आप उसको इमीडिएटली आपकी नीड है। बट आज की डेट में हम सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं ज़्यादातर लोग, तो इमीडिएटली अगर आपकी नीड नहीं है तो ये उसको स्टोर कर लेते हैं। तो आपकी मसल में ग्लाइकोजन स्टोर, आपकी फैट में, आपके फैट सेल्स में फैट एज अ एनर्जी ये स्टोर हो जाएगा। राइट? ये काम करने के बाद नेचुरली इंसुलिन नीचे आ जाती है। उसने अपना काम कर दिया, अब वो कम इंसुलिन के लेवल्स हमारी बॉडी में ड्रॉप हो जाते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल साइकिल। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हम अपने आप को इस सिचुएशन में पाते हैं कि हमारी इंसुलिन हर समय ही स्पाइक रहती है। वाई? मैं आपको उसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो शायद थोड़ा इजी रहेगा समझना। ज़्यादातर लोग जब सुबह उठते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में मुझे नहीं पता आप क्या खाते हैं, बट मेजॉरिटी लोग जो हैं पोहा खाएंगे, इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, पराठा खाएंगे, जो कि 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स है। आपने जब ये खाया, आपकी बॉडी में ये जब ये डाइजेस्ट हुआ तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। राइट? आपके पैनक्रियाज ने डिटेक्ट किया, उन्होंने इंसुलिन रिलीज़ किया, इंसुलिन आया, इंसुलिन ने इस ग्लूकोज को उसकी जगह पे पहुंचाया, और इवेंचुअली आपका ग्लूकोज लेवल कम आया। नॉर्मल इंसान के अंदर वो दो घंटे लगते हैं ग्लूकोज लेवल से कम आने के मतलब खाना खाया हमने, ग्लूकोज बना, फिर इसके बाद वो सेल्स तक जा इंसुलिन रिलीज हुआ, फिर उसके एब्जॉर्ब होने तक 2 घंटे की प्रोसेस है। नॉर्मल इंसान में। अगर आप डायबिटिक या अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो तो इट टेक्स 3 hours 4 hours ऑल्सो। पर नॉर्मली हेल्दी इंसान के अंदर 2 घंटे में ब्लड शुगर लेवल शुड नॉर्मलाइज। एक बार जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मलाइज हो गए, आइडली अब इंसुलिन का काम हो गया तो इंसुलिन के लेवल्स भी नीचे आ जाने चाहिए। इंसुलिन थोड़ा टाइम ज़्यादा रहती है बिकॉज इट वांट्स टू मेक श्योर कि कोई फालतू ग्लूकोज रह ना जाए। तो ब्लड शुगर नीचे आ गई, इंसुलिन जो है धीरे धीरे उसके बाद नीचे आएगी। लेकिन अब बज गए 12, अब आपको कोई मिड मॉर्निंग आपको कुछ स्नैक चाहिए। यूजुअली लोग चाय ले लेते हैं, चाय में शक्कर भी डलती है। अब चाय ले रहे हैं तो साथ में बिस्किट भी खाएंगे और रस भी खाएंगे, तो वो क्या है? शुगर। जो रस्क और आप बिस्किट खा रहे हैं वो किसका बना है? मैदे का। आटे का भी बनाओ, डजंट मैटर, अल्टीमेटली तो कार्बोहाइड्रेट है। आपकी बॉडी में वो गया। अच्छा, अभी आपके इंसुलिन लेवल हाई है क्योंकि 2-3 घंटे ही हुए। अब आपने और शुगर डाल ली अपने बॉडी में या कार्बोहाइड्रेट डाल लिए, फिर से ऊपर, तो ग्लूकोज फिर ऊपर गया। तो इंसुलिन को अभी तक तो नीचे आने का चांस ही नहीं मिला था। अब इंसुलिन और ऊपर तो रहेगी, बट और ऊपर जाएगी क्योंकि पैनक्रियाज और प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, अभी भी इंसुलिन लेवल हाई रहा। अब लंच टाइम आ गया। आज आपने लंच में क्या खाया था मुझे नहीं मालूम, बट मेजॉरिटी लोग राजमा चावल खा लेंगे, कड़ी चावल खा लेंगे, ऐसा ही कुछ खाएंगे। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अगेन आपका ब्लड शुगर लेवल फिर ऊपर गया। इंसुलिन तो अभी भी नीचे नहीं आया था, अब और हाई रहेगा या कंटिन्यूसली हाई रहेगा। फिर 2-3 घंटे निकल जाएंगे, फिर लोगों को शाम को इवनिंग स्नैक चाहिए। स्नैक यूजुअली क्या होगा? समोसा, मैगी, पकोड़ा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपका ग्लूकोज फिर ऊपर गया। इंसुलिन तो अभी भी नीचे नहीं आया, पूरा दिन हो गया। अब इंसुलिन सोच रहा है कि रात आएगी शायद नीचे आऊँगा। अब आप कर लेंगे डिनर 2-3 घंटे बाद। डिनर में लोग मेजॉरिटी क्या खाते हैं? रोटी खा लेंगे। रोटी के साथ चलो ठीक है, थोड़ा प्रोटीन ले लेंगे, पनीर ले लेंगे, सब्जी ले लेंगे या दाल ले लेंगे, बट अगेन मोस्ट ऑफ दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो अभी आपका इंसुलिन पूरा दिन एलिवेटेड रहा है। अब आपने डिनर में भी मैसिव कार्ब लोड डाल दिया, ग्लूकोज लेवल फिर ऊपर गया, इंसुलिन लेवल हैज़ टू स्टे हाई एंड यू नो इट विल गो इवन हायर। उसके बाद आप सो जाते हैं, आप सो रहे हैं एलिवेटेड इंसुलिन लेवल्स के साथ। ये साइकिल यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अगले दिन फिर रिपीट होगी। डे इन डे आउट रिपीट होती रहेगी। नाउ योर लेवल्स ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी आर क्रॉनिकली हाई। इस स्टेट को बोला जाता है हाइपर इंसुलिनीमिया। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हम सबके ही साथ है। तभी तो 1 in 3 एडल्ट
को इंसुलिन रेजिस्टेंट बोला जाता है, एंड परहैप्स इन रियलिटी दैट नंबर इज मच हायर। तभी तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इतने बढ़ रहे हैं। हाई इंसुलिन, chronically high insulin is what makes you insulin resistant. That is insulin resistance. Why? Let me explain that. यार आपके जो टिश्यूज है उनकी भी तो कोई कैपेसिटी है। सही बात है। अब आपके जो मसल टिश्यू था उसमें ग्लाइकोजन स्टोर फुल है, आप कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज कर नहीं रहे, वो आप डिप्लीट कर नहीं रहे, बट आप कंटिन्यूसली और ग्लूकोज डाले जा रहे हो। आपके फैट सेल्स की भी कोई कैपेसिटी है, राइट? फैट सेल्स जो है इतने रिमार्केबल है कि वो अपने साइज से 100 गुना बढ़ सकते हैं। That's the only cell in the body that can grow so much. But it is like a water balloon. कभी तो फटेगा। इस सेल को नहीं फटना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर वो फटेगा ना तो आपकी बॉडी में और इन्फ्लेमेशन फैलेगी। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अपने आप को इंसुलिन से रेजिस्टेंट कर लेता है। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आपके मसल्स, आपकी फैट टिश्यूज, दे विल स्लोली एंड स्टेडली स्टार्ट बिकमिंग रेजिस्टेंट टू इंसुलिन इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। नाउ योर इंसुलिन लेवल्स आर हाई, बट वो जो डिस्पोज करने जाता था वो अब टिश्यू सुन नहीं रहे हैं, या सुन रहे हैं तो बहुत कम इफेक्ट। दरवाजा खटखटा रहा है वो, लेकिन अब स्टोर नहीं हो रहा। स्टोर नहीं हो रहा। ये अभी बाय द वे हम हेल्दी इंसान की बात कर रहे हैं जिसको कोई डिजीज नहीं है, राइट? मे बी दे आर इन देयर 20s और 30s एंड दे थिंक यार आई कैन ईट एनीथिंग, राइट? बिकॉज एट दैट एज यू फील यू आर अनडिफीटेड। नाउ आप इसको रिपीट कर रहे हो इस लाइफ साइकिल को, एंड मोस्ट पीपल करते हैं फॉर डेकेड्स। हमारी बॉडी जो है वो बहुत रिजिलियंट है। पहले के 5 से 10 साल उन्होंने, अब हमारी बॉडी ने अपना एक इसको कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म बना रखा है। वो कॉम्पनसेट कैसे करता है इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए? आपके पैनक्रियाज और इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। तो पहले वो, आप समझ लो कि एक चौकीदार के भेजते थे कि भाई दरवाज़ा खोल दे। अब वो एक चौकीदार से दरवाज़ा तो नहीं खुल रहा, अब वो 4 भेज देंगे। और कुछ सालों तक, एंड ये प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया स्लो है, ये 5 से 10 साल तक ये काम भी करता है। वो एक्स्ट्रा चौकीदार जो वो इंसुलिन के जा रहे हैं, दे हेल्प टू ओपन द डोर। तो ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म जो है ये 5 से 10 साल तक और चल जाता है। ऑल दिस वाइल आपका इंसुलिन लेवल इज एक्सट्रीमली हाई। कॉम्पनसेटरी मेथड की वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अभी भी मेंटेन हो रखा है। तो आप लैब में जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उस समय टेस्ट करेंगे, आपका फास्टिंग ग्लूकोज बिल्कुल नॉर्मल आएगा, आपका HbA1c बिल्कुल नॉर्मल आएगा, इंसुलिन तो कोई चेक ही नहीं कर रहा। तो अंडरलाइनिंग डिसफंक्शन चल रहा है, बट हमारा मेडिकल सिस्टम देख ही गलत तरफ रहा है। इवन दो डिसफंक्शन इज ऑलरेडी टेकन प्लेस, 5 से 10 साल तक इट इज़ टेकिंग प्लेस, बट क्योंकि हम इंसुलिन चेक ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ फास्टिंग ग्लूकोज चेक कर रहे हैं, एंड इंसुलिन इज वर्किंग सुपर हार्ड उस इंसुलिन ग्लूकोज को नीचे रखने के लिए। तो ग्लूकोज नॉर्मल है, इंसुलिन हाई है। लेकिन 5-10 साल के बाद, यानी जो मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ ये फिगरेटिव टाइमलाइन है, हर पर्सन की अलग हो सकती है। सो आप इसको फिगरेटिवली समझिएगा। तो रफली 10 साल के आसपास क्या होगा कि इवेंचुअली तो आपके पैनक्रियाज भी गिव अप कर देंगे, तो आपके बेटा सेल डिसफंक्शन होना चालू हो जाएगा। कुछ परसेंटेज ऑफ बेटा सेल्स विल स्टार्ट बिकमिंग डिसफंक्शन, और तब आपकी जो एक्स्ट्रा चौकीदार जो वो भेजा था दरवाज़ा खोलने के लिए, वो इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तब जाके आपका ग्लूकोज लेवल धीरे 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 ऊपर जाना चालू होगा। 10 साल के बाद आप अपने एनुअल चेकअप ले गए, आपके डॉक्टर ने वही रेगुलर पैनल ऑर्डर किया, उसमें फास्टिंग ग्लूकोज आपका नाउ अब थोड़ा सा क्योंकि ऊपर जाना चालू हुआ है, अब आपका वो दिखा रहा है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर। डॉक्टर आपको बोलेगा कि अरे आप तो प्री डायबिटिक बन गए। तो बट उसने आपको ये नहीं बताया कि डिसफंक्शन पिछले 10 साल से प्रोग्रेशन चल रहा था। और अनफॉर्चुनेटली उस समय भी आपको क्या एडवाइस दी जाती है? उस समय आपको ये एडवाइस दी जाती है, कम खाओ, एक्टिविटी ज़्यादा करो, ईट लेस, मूव मोर। एंड दैट एडवाइस हैज़ नॉट वर्क फॉर एनीवन एवर, बिकॉज अंडरलाइनिंग डिसफंक्शन को तो एड्रेस ही नहीं कर रहे ना आप, राइट? तो हम उसी तरीके से अपनी लाइफ चलाते रहते हैं, और 5 साल निकल जाएंगे, 15 साल के बाद आप अपने एनुअल चेकअप के लिए जाएंगे, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नाउ 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होगा, आप डायबिटिक, और उस समय आपको डॉक्टर बोलेगा कि अब आप डायबिटिक हो। तो all this while for the last 15 years, when you were in your prime age of late 20s or late 20s, early 30s, there was this underlying dysfunction which has made you diabetic in your 40s and 50s, and that dysfunction is insulin resistance. तो इसको कैसे रोका जा सकता था? मतलब जैसे अभी मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो हैबिट हमें समझ आई कि भाई हम हर समय कुछ ना कुछ खाते रह रहे हैं,
वो इंसुलिन को हम नीचे आने का मौका ही नहीं दे रहे, तो इसे रोका कैसे जा सकता था? मतलब ये 10 सालों में क्या किया जाए? अब रोकने से पहले एक बात हम ये समझ लेते हैं कि हम रोकने पे आएंगे ना, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू। बट एक बात हम ये समझ लेते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस साइंटिफिकली स्पीकिंग इज द कॉमन डिनोमिनेटर, समझते हैं आप? कॉमन डिनोमिनेटर जो सब में ही है। हाँ, इज द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ मोस्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो हमने जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पहले डिस्कस करे थे, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़, ओबेसिटी से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, फैटी लिवर से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, आपका रिप्रोडक्ट ये आपके फर्टिलिटी इश्यूज, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, PCOS, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन सब से ये दीज ऑल आर कॉल्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इट्स अ क्लस्टर ऑफ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर, अंडरलाइंग मैकेनिज्म इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है, इससे पहले हम सोल्यूशन की बात करें, बिकॉज अगर आपको इसका इम्पैक्ट ही समझ में नहीं आएगा तो सोल्यूशन को आप सीरियसली नहीं लेंगे, राइट? सो दिस इज़ दी जो मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को नीचे लाता है। बट ये इंसुलिन का सिर्फ एक फंक्शन है। इंसुलिन का इससे बहुत ज़्यादा काम है आपकी बॉडी में। इट इज़ अ मास्टर हार्मोन। इंसुलिन डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी का हर सेल एनर्जी को कैसे प्रोसेस करेगा। इंसुलिन इज क्रिटिकल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन इन योर ब्रेन। इंसुलिन डिसाइड्स कि आपका लिवर फैट कैसे स्टोर करेगा। इंसुलिन विल डिसाइड कि आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो इंसुलिन हैज़ अ फार रीचिंग effect than just managing blood glucose. Blood glucose is only one of its most famous job. उसके अलावा बहुत काम करता है। तो जब ये रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है, जब ये डिस्फंक्शन रहता है, तो इट कॉजेज अ फार रीचिंग इफेक्ट। वो किसी में किसी तरीके से दिखता है, किसी में किसी तरीके से मैनिफेस्ट होता है, किसी में वो इट कुड बी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, किसी में इट कुड बी फैटी लिवर। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एक ही क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम है, एंड अगर आपको ये एक है तो दूसरे के चांसेस होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंसुलिन का लेना देना सिर्फ और सिर्फ शुगर से है, कि डायबिटीज़ हो गया है उन्हें। Exactly. तब हम उसका देखिए, डायबिटीज़ जो है दैट इज़ अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऑब्वियस है। बट उसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, उसी तरीके से बाकी जितने डिजीज़ मैंने बताए, दे मैकेनिज्म अलग रहेगा, बट दे ऑल हैव एन इफेक्ट। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे जो आजकल यंग लड़के और लड़कियों में आपका फर्टिलिटी इश्यूज बहुत आ रहे हैं। लड़कियों में PCOS इशू है, बहुत ही कॉमन है। बहुत कॉमन है, कॉमन हो गया है, था नहीं, सब में ही सुनने को मिलता है Yeah. PCOS। There is a study that I've cited in the book which was done in India, which says that 1 in 5 women, girl in a reproductive age now has a PCOS. That's 20% of the population of the girls who are in reproductive age, right? 70% of those cases are driven by insulin resistance. Lastly, जो आपका actually lastly नहीं, there are multiple mechanisms. आपका वुमेन के अंदर ये लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH होता है, उसकी रेशो को it disrupts. You have the PCOS women tend to have more luteinizing hormone and less FSH. And then follicle development के लिए इंसुलिन चाहिए रहता है। इंसुलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन। अब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो आप तो आपके फॉलिकल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते ओवरी में, एंड दैट शोज एज अ पॉलिसिस्टिक पार्ट ऑफ द PCOS बेसिकली। सो मल्टीपल मैकेनिज्म्स के थ्रू इट कॉजेज PCOS, and that's why women with PCOS, you will see that they will have a male pattern balding or facial hair, body hair, acne, because testosterone is high, right? Now, and unfortunately PCOS is getting younger and younger. पहले 30-40 years women में दिखता था, आज की डेट में teenage girls में दिखता है. So it is really a troubling sign. And India में there was some research that said 27.5 million couples are struggling with fertility issues. जिसमें से by the way 40 to 50% are because of males. मेल के अंदर आपका नंबर 1 फर्टिलिटी इशू है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एंड लो एंड बिहोल्ड इंसुलिन प्लेज अ वेरी बिग रोल देयर एज वेल. इंसुलिन क्या करता है, एरोमेटेज एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है मेन के अंदर, जिसकी वजह से उनके टेस्टोस्टेरोन गेट कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन. मतलब फीमेल्स में वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा दे रहा है, एंड्रोजन, और मतलब एंड्रोजन को बढ़ा दे रहा है, एस्ट्रोजन कम हो जा रहा है, और मेल्स में यही रिवर्सिबल कर रहा है वो. यस.
सो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में बहुत ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में, एंड इंसुलिन उसको ड्राइव करता है. And this is, by the way, all the research is cited in the book, so you can refer to it. There are studies and research done around this. तो मतलब ये बात तो सोच ही नहीं सकता था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है. मतलब ये जो आपने रिलेट किया है तो बहुत ही इन सबको मेटाबॉलिक चौंकाने डिसऑर्डर्स वाला बोला जाता है. इट्स अ क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स. यूजुअली अगर आपको ये है तो दूसरे के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है. देयर इज़ अ स्टडी दैट देयर आर 2 स्टडीज दैट आर मेंशन्ड इन द बुक. पहली स्टडी कुछ रिसेंटली आई थी, उसका टाइटल ही ये था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेन इज वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. इतना क्लोज वन कनेक्शन ऑफ है. द फर्स्ट सिम्टम. यस, इतना क्लोज कनेक्शन है इन दोनों के बीच में. तो इंसुलिन का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि शुगर इनटेक से ही इसका लेना देना है, क्योंकि आपने बताया कार्ब से ही मतलब कार्बोहाइड्रेट जब आपकी बॉडी में जा रहा है उसके बाद वो बढ़ जा रहा है. तो सबसे पहले हम इस हिस्से पे बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस इसमें हम कर सकते हैं ताकि जो लगातार वो बढ़ता ही चला जा रहा है उसको बीच में रोका जा सके. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको टीज किया था अपने बिग रॉक प्रिंसिपल के बारे में कि 3 बड़े रॉक होते हैं. उसमें तीनों चीज़ें अभी हमने बात नहीं की है, उस पर हाँ, छोड़ हम उस बारे में बात कर लेते हैं. हम्म. तो मैं जैसे कि मैंने आपको बोला था, न्यूट्रिशन, एक्टिविटी और स्ट्रेस, स्लीप, ये तीनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर. सो यू वांट टू बी इंसुलिन सेंसिटिव, यू डोंट वांट टू बी इंसुलिन रेजिस्टेंट, राइट? तो इन तीनों चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर माय 3 बिग रॉक्स. जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में देखिए, अब हम सिंगल फूड्स में जाएंगे तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट. तो मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ. खाने में देयर आर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, एक है कार्बोहाइड्रेट्स, एक है फैट्स, और तीसरा है आपका प्रोटीन, और कोई फूड ग्रुप नहीं है. ठीक है, फाइबर, शुगर, दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, सो ये 3 ही है. न्यूट्रिशनल साइंस के हिसाब से, ये मेरे हिसाब से नहीं, दिस इज न्यूट्रिशनल साइंस, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल. नॉन एसेंशियल. नॉन एसेंशियल. ओके. योर बॉडी नीड्स 0 कार्बोहाइड्रेट्स. इट इज़ टोटली केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन ग्लूकोज व्हेन इट नीड्स. न्यूट्रिशनली स्पीकिंग आपको 0 कार्बोहाइड्रेट चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप 0 लो, मैं आपको सिर्फ न्यूट्रिशन साइंस के फैक्ट्स बता रहा हूँ. हाँ, ठीक है. ठीक है. और जो फैट्स एंड जो प्रोटीन है उनको एसेंशियल बोला जाता है. अब आप सोचिए कि जो चीज़ नॉन एसेंशियल है वो हमारी डाइट का आज की रेट में 70% पार्ट है. अभी आज से 1-2 महीने पहले ICMR की एक स्टडी आई थी, आपने शायद देखा होगा, जिसमें ये बताया गया था कि 70% ऑफ आवर कैलोरीज टुडे कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. एंड अनफॉर्चुनेटली वही एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है विच इज़ एक्सट्रीमली इंसुलोजेनिक. इंसुलोजेनिक मतलब कि वो सबसे ज़्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रमोट करता है बिकॉज वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो अब आपने मेरे से सोल्यूशन पूछा, तो सोल्यूशन तो बहुत सिंपल है, कार्ब कम कर दो, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो. अब वो बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये लोग देख रहे होंगे वो बोलेंगे हर चीज़ तो कार्बोहाइड्रेट है. मतलब इंडियन थाली तो पूरी कार्ब से ही भरी होती है. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे आके लोग फंस जाते हैं, यहाँ पे आके इसको फॉलो नहीं कर पाते. और मैंने देखा है कि फूड इज़ मोस्टली एन इमोशन, इट्स कल्चर. लोग खाने को लेके इतना प्रैग्मेटिक नहीं होते हैं. तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि ताकि व्यूअर्स को बहुत आसानी से समझ में आए कि इंडियन थाली जिसमें कि हम देख रहे हैं कि चपाती है, वीट, हम देख रहे हैं कि राइस है, दाल होती है और साथ में कर्ड होता है, तो एक नॉर्मल थाली ऐसी दिखती है और कोई एक सब्ज़ी होगी. तो ये थाली कितनी अनहेल्दी है या जिस इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर के कितना इफ़ेक्ट डाल रही हो, और इसको अगर हम रिप्लेस करें कुछ ऐसे खाने से कि जो आसानी से भी अवेलेबल हो लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक भी ना हो, तो क्या कर सकते हैं? मतलब अब हम धीरे धीरे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. देखिए, आपने खुद ही अभी थाली को डिस्क्राइब किया और आपने उसमें जो भी आइटम्स बोली वो सब कार्बोहाइड्रेट ही है, राइट? तो हम रियलिटी से जितना मर्जी भाग जाएं, मतलब हम अपने आप को झूठ तो नहीं बोल सकते. आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो कम करने ही पड़ेंगे. मैंने अपनी किताब में भी इसको इस पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया है
कि डिपेंड करता है कि आपकी रियलिटी क्या है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी आपको कोई मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, जो हमने अभी डिसफंक्शंस की बात करी, अगर इनमें से आपको कोई मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है तो आपका जो पाथ है वो उस इंसान से बहुत अलग होगा जिसको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन अभी नहीं है, राइट? यू हैव टू बी मोर एग्रेसिव अगर आपको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, अगर आपको डिसफंक्शन को रिवर्स करना है। नाउ इफ़ यू आर समवन हु इज़ लेट्स से मेटाबॉलिकली फिट, बट यू कांट टेक दैट फॉर ग्रांटेड, आपको आगे भी तो फिट रहना है, तो उस केस में यू हैव टू यू कैन इनकॉर्पोरेट चेंजेस और स्वॉप्स इन योर डाइट फॉर बेटर कार्बोहाइड्रेट्स। तो मेरा इसमें एक बहुत सिंपल रूल है जिसको मैं ट्रैफिक लाइट रूल बोलता हूँ। सो आप एसेंशली स्टार्च खा रहे हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा खाने के लिए, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इनको थोड़ा केयरफुली खाइए, और केयरफुली के दो तरीके हैं। एक तो क्वांटिटी पे कंट्रोल करिए, सो आपको आपकी प्लेट का छोटा स्मॉल हिस्सा होना चाहिए। 3 रोटी की जगह 1 खा लीजिए, बाकी सब्जी वगैरह चीज़ें बढ़ा लीजिए। राइस पूरी प्लेट भरने के बजाय एक छोटा कप राइस खा लीजिए। तो क्वांटिटी एक तो मैनेज करिए, दूसरा टाइमिंग मैनेज करिए। अगर आप इन ग्रेन्स को अपनी एक्सरसाइज के 2 घंटे की विंडो पहले या बाद में कंज्यूम करें तो वो बेहतर रहेगा। सिंपली बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिप्लीट होते हैं, ये जो आपका जो ग्लूकोज बढ़ेगा ये खाने से वो ठीक जगह पे चले जाएगा। तो आप इसकी टाइमिंग को आप थोड़ा अपनी एक्टिविटी के आसपास रखिए। सो टाइमिंग देखिए और आप क्वांटिटी देखिए, ठीक है। अब हम आते हैं रेड जोन पे। मैं रेड जोन के बारे में अगर फूड प्रोडक्ट्स का नाम लूँ तो वो लिस्ट शायद मैं अगले आधे घंटे तक बोलता रहूँगा। उसको सिंपल तरीके से समझाना ये है, दीज आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स दैट कम पैक्ड इन बॉक्सेस विद बारकोड्स। अगर वो बॉक्स में बारकोड में आया है तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट ही है मोस्ट लाइकली, एंड दैट इज़ अ कंप्लीट नो गो, सो दैट यू हैव टू कट आउट ऑफ योर डाइट। अगर आप ये सिंपल रेड लाइट फॉर्मूला अपनाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को मैनेज करना ईजी है, एंड यू डोंट हैव टू गिव देम अप। जी, यहाँ से अगर हम कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में एकदम ज़ीरो बाहर से हम लेना ही इंटेक ही बंद कर दें, हाउ विल इट इफेक्ट, लाइक क्या होगा, क्या मतलब हैव यू ट्राइड और हैव यू हर्ड समवन ट्राइड? मैं तो परपेचुअली लो कार्ब डाइट पे होता हूँ, एंड लो कार्ब मतलब कितना कार्ब कम, तो कितना? मैं ना मेजर नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल तरीका मैंने क्या बनाया है, मैं अपनी डाइट के बारे में आपको बताऊँ तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी फॉर्म में दिन में सिर्फ 1 बार खाता हूँ। मैं दिन में 3 मील्स लेता हूँ, 3 में से सिर्फ 1 मील में मैं कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ। 2 मील्स में 0 कार्ब होता है, या अगर कार्ब होता है तो वो वेजिटेबल के फॉर्म में होता है, दैट्स इट। साइंटिफिकली स्पीकिंग तो इट इज़ नॉट नीडेड। यहीं पे एक फूड की और मैं बात, जैसे शुगर की अगर बात करें, शुगर आज के टाइम पे बहुत बड़ा विलन के तौर पे हमें दिख रहा है। मतलब एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट शुगर कि भाई शुगर ज़ीरो करना है। कितना इंसुलिन में शुगर इनटेक बाहर से जो हम रसगुल्ले खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, वो कितना इफेक्ट कर रहा है? आप गलत इंसान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने 2 साल पहले शुगर छोड़ दी थी। ज़ीरो शुगर। आपकी बॉडी को थ्राइव करने के लिए 0 ग्राम्स ऑफ शुगर चाहिए, 0 ग्राम्स ऑफ शुगर। योर बॉडी डज नॉट ईट शुगर। चीनी की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स जस्ट हमारे टेस्ट पैलेट्स ऐसे हैं कि हमें मीठी चीज़ें पसंद आती हैं, बट उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न तो रिक्वायरमेंट तो नहीं है शुगर की। व्हाई डू यू नीड शुगर? योर बॉडी नीड्स 0 ग्राम्स ऑफ शुगर टू, मैं सर्वाइव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्राइव की बात कर रहा हूँ। 0 ग्राम्स ऑफ शुगर। और यार आपकी डाइट में ऑलरेडी इतनी इनविजिबल शुगर है, आप रोटी, राइस, ब्रेड दिन में 3 बार खा रहे हो, वो आपकी बॉडी में जाके भी तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। आपकी बॉडी के लिए ग्लूकोज शुगर से आ रहा है या रोटी से आ रहा है, आपकी बॉडी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, आप कर रहे हो। आपकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने CGM पे कुछ टाइम पहले, एक्चुअली दैट इज़ समथिंग दैट पिसेस मी ऑफ, मैंने एक शुगर फ्री डाइजेस्टिव बिस्किट्स ट्राई करे थे। शुगर फ्री डाइजेस्टिव बिस्किट्स, ओके। मेरी फैमिली में डायबिटिक लोग हैं, जैसे जो अधिकतर हर फैमिली में कोई ना कोई है, राइट। एंड ये लोग इतने जनरसली इसको खाते हैं ये सोच के कि इस पर शुगर फ्री लिखा है। बिलीव मी और नॉट, एक्चुअली सॉरी, यू शुड बिलीव मी। आप मेरा टेस्ट मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे है, यू कैन गो एंड चेक। शुगर फ्री बिस्किट होने के बावजूद इट स्पाइक्ड माई ब्लड शुगर एक्सट्रीमली हाई। रीज़न उसमें शुगर तो नहीं डाली थी, उन्होंने उसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किया था, विच इज़ फाइन, विच डज नॉट कॉज इट। बट जब मैंने उसका पैकेज पीछे पलटा, इट वॉज 98% मैदा।
मैदा क्या है? मैदा इज द एक्सट्रीम रिफाइंड फॉर्म ऑफ फ्लावर. मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज मोर देन योर शुगर्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स. It will spike your blood sugar. Now imagine we are in a country that has 101 million diagnosed diabetic, 136 million pre-diabetic. And these bloody companies are selling sugar-free products, saying that they're sugar-free. And these diabetics and pre-diabetics and even healthy people are consuming these products thinking that they are made for them, but it's actually spiking their blood sugar through the roof. Despite having no sugar. This is a crime. जो कंज्यूमर है उसको तो चलिए मैकेनिज्म नहीं पता, बट जो बना रहे हैं उनको तो पता है ना कि कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म. तभी तो आप और मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं ताकि लोगों को ये बात पता लग सके. क्रेजी, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस. लाइक मतलब किसी को तो आकर के बोलना चाहिए ना, जो FSSAI या इस तरीके के जो तमाम लोग हैं. दे आर नॉट रॉन्ग. शुगर फ्री क्लेम लीगली तो दे आर नॉट रॉन्ग. शुगर फ्री क्लेम इज राइट. उन्होंने उसमें रिफाइंड शुगर नहीं डाली, उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला. सो दे आर कंप्लीटली कंप्लायंट. दे कैन कॉल देयर प्रोडक्ट शुगर फ्री. बट देखो, मैं एक फ्रेज बोलता हूँ. ऐसे पकड़ लिया ना कान. नहीं, उन्होंने नहीं पकड़ा, ये तो आपकी गलती है. मैं एक फ्रेज बोलता हूँ दैट यू हैव टू बी द CEO ऑफ योर ओन हेल्थ. तो कार्बोहाइड्रेट को आपको कंट्रोल करना है, जैसे मैंने आपको बताया. दैट इज द नंबर 1 रूल ऑफ मैनेजिंग न्यूट्रिशन. द सेकंड इज दैट यू डोंट हैव टू फेयर फैट्स. हम पिछले 30-40 सालों से मिसगाइडेड है. हम लोगों को बताया गया है फैट्स आर बैड. फैट्स आर, yes, there are certain fats that are bad, but there are good fats also. And your body needs fats. It's an essential nutrient. आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती, you have to consume them. So that is all misguided. I mean, fats are essential nutrient. There are certain fats that your body cannot create. So you should not fear fats. That's the second number of rule. Please incorporate good fats in your diet. Good bad fat भी बता दीजिए कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं. गुड फैट्स यार, आपके अगर नेचर में है तो मेरे हिसाब से दैट्स नेचर प्रोड्यूस कर रही है तो इट्स अ गुड फैट. हमारा इंडिया में तो घी चलता है. घी इज़ अ रियली गुड सोर्स ऑफ फैट. आप इंटरनेशनली देखोगे, ऑलिव ऑयल इज़ अ रियली गुड सोर्स ऑफ फैट. नट्स इज़ अ रियली गुड सोर्स ऑफ फैट. डेयरी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट. Avocados, for example, are a good source of fat. So incorporate such foods, and there is a long list. आप ChatGPT से पूछिए, you will get it. But you basically do not fear fats, is what I'm saying. And then the last component of the nutrition is protein. Protein is a building block, boss. You need to prioritize protein. So control carbs, don't fear fats, and prioritize protein. This completes the entire nutrition conversation. Sugar, हमने बताया कि कितना बड़ा विलन है, लेकिन हमारे बीच में बहुत कॉमन है. चाय, जैसे चाय है, चाय को अगर हम डिस्कस करें, बिकॉज मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ ताकि लोग बाग रिलेट कर सकें. तो चाय में हम सब कुछ डाल रहे हैं, लाइक दूध भी डाल दे रहे हैं, चीनी भी डाल दे रहे हैं. लोग 10-10, 15-15 कप कंज्यूम कर जा रहे हैं दिन के. सर्दियाँ आ गई हैं, ये कितना प्रॉब्लमेटिक है? देखिए, चाय प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर अगर आप उसमें शुगर भर के पिएंगे तो ऑब्वियसली, और दिन में 10 कप पिएंगे तो प्रॉब्लमेटिक तो होगा, राइट? तो सिंपल तरीका तो ये है कि आप बिना शुगर के पिए. बट बहुत लोगों को चाय अगेन इज़ एन इमोशन फॉर लॉट ऑफ पीपल. मैं आप किसी को बोलो यार बिना चीनी के, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको बोलो बिना चीनी के पिए तो वो कहेंगे पीनी नहीं है. पीनी क्यों है, राइट? तो देखिए, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं. देयर आर सोल्यूशंस आउट देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके टेस्ट बड्स एक तो बहुत जल्दी रीसेट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ विदाउट मिल्क एंड विदाउट sugar. Milk, by the way, is no problem, right? But I generally like to have the authentic taste of coffee. So मुझे I think 2 हफ्ते लगे थे बिना चीनी के कॉफ़ी पीने के, और उसके बाद से that is how I like my coffee. So my taste buds reset. तो सबसे पहली बात जो बोल रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, आप 2 हफ्ते बिना चीनी के चाय ट्राई कर लीजिए. I think 3rd week में आप नॉर्मल हो जाएंगे. You will get used to it and you will in fact like that more. Anyhow, you cannot do it. तो यार आप चीनी छोड़ के आज की डेट में तो alternatives बहुत हैं. आप स्टीविया डाल लीजिए, इट्स अ नेचुरल स्वीटनर. आप मंक फ्रूट डाल लीजिए. आप देयर इज अनदर ऑल्टरनेटिव जो इंडिया में अभी थोड़ा कम है, धीरे धीरे आ रहा है, एलोलोस डाल लीजिए. ये 3 आर रियली गुड ऑल्टरनेटिव्स. थोड़ा सा शायद टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट यार आपकी हेल्थ के लिए तो हाँ, मतलब
आपको फिर भी मीठापन तो मिल ही रहा है, उसमें मिठास मिल रही है. दीज आर रिलेटिवली मच सेफर नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स टू शुगर. ग्रेट. तो हमने न्यूट्रिएंट्स का तो एक न्यूट्रिशन का तो हमने एक हिस्सा डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी. तो एक्टिविटी में क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल क्या चेंज करें? जैसे कि मैंने कॉन्वर्जेशन की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आर मसल्स आर द बिगेस्ट ग्लूकोज सिंक इन आर बॉडी. सो आई विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि एक 20 साल का लड़का या लड़की भी कर सकता है और मोस्ट 70-year-old भी कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप और कुछ ना करें तो ये एक चीज़ आप ज़रूर करें कि आप अपनी हर मील के बाद 20 मिनट्स के लिए वॉक कर लीजिए. ओके. इट विल हैव अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन योर ब्लड शुगर रिस्पॉन्स. ये मैंने खुद अपने ऊपर टेस्ट किया है. मैं CGM पेन के फूड टेस्ट करता हूँ, एंड आई विल गिव यू माई ओन एग्जाम्पल. बट दिस इज़ वेल स्टडीड रिसर्च. I have cited that in the book. You can also read through the human research and trials that were done around this. So ये मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को करनी चाहिए. बिल्कुल बेसिक है वो तो. टेबल स्टेक्स हैं, ये तो करना ही करना है. अब आपको इम्प्रूव, आपको यू वांट एक्सेलेंट मेटाबॉलिक हेल्थ, राइट? तो देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वो है जो आप कंसिस्टेंटली करें. आपको जो अच्छा लगता है वो करिए. आपको स्विमिंग अच्छी लगती है आप स्विमिंग करिए. आपको रनिंग अच्छी लगती है आप रनिंग करिए. कार्डियो करना है कार्डियो करिए. जिम करना है, जो आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं आप वो करिए. दे ऑल विल गिव यू बेनिफिट. तो सो यू नो एनी एक्सरसाइज इज अ गुड एक्सरसाइज एज लॉन्ग एज यू डू इट कंसिस्टेंटली. दैट्स द नंबर 1 रूल. बट रिसर्च ये बोलती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है दैट हैज़ अ मच मोर बेटर रिस्पॉन्स व्हेन इट कम्स टू योर मेटाबॉलिक हेल्थ. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टिपिकली हो गया कि आप अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं. यूजुअली लोग जिम जाके वेट उठाते हैं, उसके थ्रू ट्रेन करते हैं. बट दैट डजंट मीन कि खाली आप जिम में जाके करिए, बिकॉज काफ़ी आई डोंट नो 60-70 ईयर लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मेरे लिए नहीं है. आप एक्चुअली एक स्टडी मैंने साइट करी है जो कि जिसने ये दिखाया था कि विच वॉज डन इन लाइक people in the age group of 60, and they basically made them do resistance training, which was only through body weight. तो वेट नहीं उठाना, अपने बॉडी वेट से ही एक्सरसाइज करनी है, राइट? आपका पुशअप पुलअप तो खैर स्ट्रेंथ चाहिए उसको करने के लिए, वो इवेंचुअली आप कर सकते हैं. बट यू नो स्क्वाट्स, लंजेस, इस तरीके की हल्की हल्की बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, एंड दे मीनिंगफुली रिवर्स देयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. एंड दिस वाज अ ग्रुप इन देयर 60s बेसिकली. सो this is something research says that strength training is best for metabolic health. इसके पीछे 2 रीजंस हैं. एक तो आप जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप अपने मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो रहे हैं. जब वो डिप्लीट हो रहे हैं तो देन दे हैव ग्रेटर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मोर टू ग्लूकोज दैट इज रनिंग इन योर बॉडी, राइट? एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि व्हेन मसल्स आर इन यूज दे डोंट नीड इंसुलिन टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज. दे कैन जस्ट grab the insulin that is running. So that's one mechanism. और दूसरा mechanism ये है, जब आप strength training करते हैं with weights or without weights, आप अपना muscle mass भी तो increase कर रहे हैं. Exactly. तो आपका glucose sink भी तो बड़ा हो रहा है. So now you have a greater capacity to absorb more glucose, right? So that's how strength training actually improves your metabolic health. It is one of the research says it is one of the best ways to improve your metabolic health. ठीक है. Now the third part, which is stress कैसे मैनेज करें and how it impacts. देखिए, स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं ना, तो पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस का रोल क्या है और क्यों है. हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल या फिर एपिनेफ्रिन या एड्रेनल जिसको बोलते हैं. एक एक्यूट रिस्पॉन्स है और एक क्रॉनिक रिस्पॉन्स है. सो यू नो दी स्ट्रेस हार्मोन्स आर देयर, एंड ये हमारी बॉडी बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से इवॉल्व हुई है ओवर सेंचुरीज, एंड देयर इज़ अ रीज़न दैट वी हैव दीज स्ट्रेस हार्मोन्स. आज से आप 500 साल पहले चले जाएंगे, 200,000 साल पहले चले जाएंगे, उस समय हमारे को डेंजर्स जो होते थे वो बहुत अलग होते थे. जो हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स होते थे वो बहुत अलग होते थे. आप वाइल्ड में घूम रहे हैं, आपके सामने शेर आ गया, राइट? अब आपको इमीडिएटली अपने आप को बचाने के लिए भागना पड़ेगा ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए. तो होता क्या था कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट होता है. हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो है वो ग्लूकोज प्रोडक्शन को एक्टिवेट करता है. ओके, सो दैट immediate glucose burst gives you the energy to run away from the lion. ठीक है. आज की डेट में हमारे सामने लायन तो नहीं आ रहा. आज की डेट में हमारे सामने स्ट्रेस क्या है?
हम आज की डेट में हमारे पास ऑफिस का स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, व्हाटएवर, वर्क स्ट्रेस, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. बट द प्रॉब्लम इज, पहले जो स्ट्रेस आता था वो आता था और चले जाता था. आज की डेट में हम क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड है, राइट? एंड chronic stress makes our cortisol levels chronically high. And if your cortisol levels are high, cortisol directly suppresses the effect of insulin, because insulin क्या करता है, वो ग्लूकोज को कम करना चाहता है. cortisol क्या करना चाहता है, वो ग्लूकोज को बढ़ाना चाहता है. सो वो दोनों अपोजिंग फोर्सेज हैं. अब आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हो अगर, फॉर वट एवर रीज़न, तो आपके cortisol levels elevated रहेंगे, एंड दैट विल मेक यू लेस इंसुलिन सेंसिटिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बहुत लोग हैं वो बिल्कुल ठीक खा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल इज एक्सट्रीमली हाई एंड दे विल फाइंड देमसेल्फ टू बी इंसुलिन रेजिस्टेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन मैनेज सच स्ट्रेस. आई हैव अ फुल प्रोटोकॉल इन माई बुक. आई मीन, एक्यूट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यू कैन यूज़ ब्रीदिंग टेक्निक्स. आई हैव मेंशन्ड 5-second ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें आप बेसिकली पहले इनहेल करें एंड यू फिल योर लंग्स अप टू 75%, and then you do a second inhale and fill your lungs completely, and then very slowly exhale. You will notice that it will calm you down, especially in an acute stress. आज की डेट में मोबाइल फोन is a big stressor. Constant notifications, updates, reels, and social media pressure, peer pressure, that keeps us alert all the time, which means that we are always in an alert state, always in a stressed state. So मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशंस और इसमें इन्वॉल्व रहना स्ट्रेस लाता है. at the back of the mind तो आप अलर्ट ही रहते हो ना. ये तो साइंस है. मतलब मतलब इट्स नॉट दैट कि आपको स्ट्रेस इमीडिएटली उसको देख के हो रहा है, बट एट द बैक ऑफ द माइंड योर माइंड इज अलर्ट, राइट? एंड इट इज़ पुटिंग यू इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस. एंड इट इज़ ऑलवेज, मतलब हम रात को सोते भी फ़ोन के साथ ही हैं, सुबह उठते भी सबसे पहले वही करते हैं, तो कहीं तो उसका इम्पैक्ट है ही है, एट द बैक ऑफ योर माइंड. सो आई कॉल दिस डोपामिन फास्टिंग. डोपामिन फास्टिंग को प्रैक्टिस थोड़ा करिए कि डोपामिन से दूर रखा जाए. दैट विल हेल्प योर स्ट्रेस levels. I've also mentioned few other protocols in there, but one of the best ways to manage stress is through sleep. अच्छा. Sleep is a natural reset for us. It brings your stress levels down, rest होता है. But unfortunately हम आज की डेट में sleep को इतनी importance नहीं देते. हम hustle culture में रह रहे हैं. यहाँ पे competition होता है कि मैं 4 घंटे सोया था, मैं 3 घंटे सोया था, मैं extra काम करता हूँ, 18 घंटे काम करना. Exactly. That ultimately has a downstream effect, right? हमारी जो natural circadian rhythm है, that is very beautifully designed orchestra of various hormones. जब हम सुबह उठते हैं, हमारे उठने से पहले हमारा cortisol लेवल बढ़ता है, बिकॉज वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए राइज होता है, ताकि हम आगे आने वाले दिन के लिए प्रिपेयर कर सकें अपने आप को. हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर करती है. तो cortisol इज़ यूजुअली एट इट्स पीक इन द मॉर्निंग, फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू होता है थ्रू आउट द डे, एंड इवनिंग में cortisol लेवल इज सपोज टू बी एट इट्स लोएस्ट in our body, and that is when melatonin levels would start to go up, and they will stay high throughout the night, and then they come down, and then cortisol again picks up. This is a very beautifully designed system for various reasons, right? Now, when you are not sleeping properly, then the circadian rhythm is disrupted. There is a study that I have pointed in my book which says कि अगर आप one night of bad sleep makes you 30% less insulin sensitive the next day. This was a study done with humans. So this has a very deep impact, on our insulin sensitivity. Again, I've used research in my book which actually points that for good metabolic health, you need anywhere between 7 to 9 hours of sleep every day. 7 से 9 घंटे तो चाहिए ही होती है. किसी को 7, किसी को 9, बट 7 से 9 के बीच की एवरेज है जो आपको चाहिए. और एक चीज़ मैं आपको सबको, इफ़ आई वॉन्ट यू टू टेक अवे विच विल हैव अ वेरी ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन योर स्लीप क्वालिटी, is that which is by the way one of the protocols in my book, that you should set up a kitchen closing time which should ideally be 3 hours before your bedtime. तो 3 घंटे पहले आपकी किचन को ताला लग जाना चाहिए, आपके मुंह को भी ताला लग जाना चाहिए. मतलब अगर 10 बजे आप सो रहे हैं तो 7 बजे किचन में ताला लग जाए. हाँ, आपके मुंह पे भी ताला लग जाए एटली. मतलब खावा चुके हो आप. आपने एक इस बात को क्लोज करते हुए, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, बाकी तो सब इसमें डिटेल लिखा ही हुआ है, आपने एक टर्म का यूज़ किया फास्टिंग का. मैं लास्ट में पूछना और चाह रहा हूँ
कि फास्टिंग कितना इम्पैक्ट करता है, लाइक क्योंकि जितना अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हम लोग पूरे टाइम बकर बकर कर रहे हैं कुछ ना कुछ जा ही रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक है। फास्टिंग क्या हेल्प करती है? एक्चुअली आई एम ग्रेटफुल दैट यू ब्रॉट दिस अप, बिकॉज मैंने न्यूट्रिशन की जब हम बात कर रहे थे, मैं फास्टिंग के बारे में बात करना भूल गया. एक्चुअली फास्टिंग इज़ द फोर्थ rule or a pillar in that chapter about nutrition. See, लोग फास्टिंग के बारे में जब सोचते हैं वो सोचते हैं कैलोरी कम करने के सेंस से. दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ फास्टिंग. फास्टिंग इज़ अ ग्रेट वे टू रीसेट योर इंसुलिन लेवल्स. आपकी इंसुलिन कब बढ़ रही है? जब आप कुछ खा रहे हो, एंड मोस्टली जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो. नाउ जब आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी को रेस्ट करने का और आपके पैनक्रियास को रेस्ट करने का मौका मिलेगा, आपके इंसुलिन लेवल्स नीचे आने चालू होंगे. सो फास्टिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेट वेज टू बिकम मोर इंसुलिन सेंसिटिव. दो चीज़ें कर सकते हो. यहाँ तो आप अपना ब्रेकफास्ट ऐसे चूज़ करो जिसमें कार्ब्स ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ब्रेकफास्ट डेली फिक्स्ड होता है एग्स. मैं ना साथ में ब्रेड लेता हूँ ना कुछ और लेता हूँ. एग्स एवरी डे ऑफ द वीक, सेम ब्रेकफास्ट. नाउ एग्स क्या है? मोस्टली फैट्स है, गुड फैट्स एंड प्रोटीन. अब देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट. सो मैंने अपना पेट भी भर लिया सुबह और मैंने अपना ब्लड शुगर भी स्पाइक नहीं किया. तो वो जो मेरा ओवरनाइट जो इंसुलिन कम आया था, अब वो मैंने लंच तक और 4-5-6 घंटे एक्सटेंड कर दिया. राइट. सो नाउ आई एम नॉट इन अ फास्टेड स्टेट, बट आई एम इन अ स्टेट वेयर माई इंसुलिन लेवल्स आर रिलेटिवली लो. But I must say one thing, because it will be wrong for me to to not say this. There are also certain limitations. अब आप अगर fasting कर रहे हैं, then you must make sure that you are in the meals that you are having, you must have proper protein in those meals. Exactly. Otherwise, you will lose your muscle mass, which is what we don't want. We want good muscles. So आप जो मील्स आप ले रहे हैं उसमें आप अपना मेक श्योर दैट प्रोटीन इज़ देयर, मेक श्योर यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. तो खैर बातचीत बहुत लंबी हो गई है बट बहुत इंटरेस्टिंग थी. मतलब ये तो मुझे समझ में आया कि नहीं बहुत सारी चीज़ें भी बदलनी है तो गाजर का हलवा थोड़ा सा कम खाइए. और ठंड आ गई है, चाय पीने का बड़ा मन करेगा तो चीनी वाली चाय अवॉइड करिए. बाकी बहुत सारी बातें रह गई हैं. और इस किताब में सिग्निशन, इसको आप मंगाइए, वाइज़र पब्लिकेशन से आई हुई है. और करण जी ने बहुत ही अच्छे से हमें एक्सप्लेन करते हुए बताया. मेरा ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने एकदम एक एक चीज़ को समझाया, कोशिश किया कि लिंक करते हुए हमें बताएं. तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये समझ आया होगा कि ये जो बॉडी है हमारी, इसको मतलब ऐसे कुछ भी एक रोटी और खा लो के हिसाब से ना ट्रीट किया जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए. तो उम्मीद है आपको ये बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी. आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं. चैनल को सब्सक्राइब करें. बहुत बहुत शुक्रिया.